कंकरिया झील और डच टूम्स। जब हम बीते हुए वक्त की बात करते हैं तो बीते हुए वक्त के अंदर ऐसी बहुत सारी कहानियाँ और ऐसे बहुत सारे किस्से होते हैं कि जो वक्त के साथ सिर्फ ब्लर नहीं होते बल्कि ख़त्म हो जाते हैं, मिट जाते हैं। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ, ऐसे बहुत सारे किस्से बीते हुए वक्त में इतिहास के पन्नों में गुम हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। कुछ जो है वो अभी धुंधले हो चुके हैं। ऐसे किस्सों को हमें याद करना, दोहराना, आने वाले लोगों तक उसे पहुँचाना, ये मैं मानता हूँ कि हमारी सिर्फ ज़िम्मेदारी नहीं बल्कि हमारा एक बहुत बड़ा फ़र्ज़ है। और इसी चीज़ के चलते हुए आज जो है हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि जहाँ पर हम लोग जो है अहमदाबाद के अंदर कंकरिया झील के पास आई हुई एक जगह जो कि डच टूम्स के नाम के साथ जानी जाती है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जो कि ये हमारी एक विरासत है। और मैं मानता हूँ कि न तो ये डच विरासत है, ना ही आर्मेनियन विरासत है, ना ही मुग़ल विरासत है। ये हम सब लोगों की जो है वो साझी विरासत है। ये हमारा एक शेयर्ड हेरिटेज है और इसके बारे में हमें बात करना, इसके बारे में हमें लोगों को अवेयरनेस देना, ये हमारा बहुत बड़ा फ़र्ज़ बनता है। और इसी चीज़ के तहत हम लोग जो है आज यहाँ पर जुड़े हुए हैं और हमारे साथ इस जगह के बारे में बात करने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शख्सियत जो कि गौरी वागनार है, वो हमारे साथ जुड़ने वाली है, जिन्होंने इस जगह की कंज़र्वेशन को लेकर, इनोवेशन को लेकर बहुत काम किया है। अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 30 साल से ज़्यादा का वक्त इन्होंने इन जगहों के ऊपर काम करते हुए निकाल दिया है। तो ये एक्सपर्ट हमारे साथ आज जुड़ने वाले हैं, जिनके साथ हम लोग इस जगह के बारे में, इन लोगों के बारे में और इन लोगों की इतिहास के बारे में बात करेंगे। इनकी कहानियाँ जानेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्से हैं जिनके बारे में वो हमें बताने वाली है। तो आप सब जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ। हम लोग शुरुआत करते हैं गौरी वागनार मैम के साथ। तो गौरी जी, आपका इस प्रोग्राम में हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। क्या आप हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में कुछ बताएंगी, जैसे कि आपका एजुकेशन सफ़र कैसा रहा, डच हिस्ट्री, और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो गुजरात के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी की हिस्ट्री के बारे में आपको इंटरेस्ट कहाँ से आया? कोई स्पेशल बुक थी या कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ हो या कोई इंसान ऐसे थे कि जिन्होंने आपको इस डायरेक्शन के अंदर अट्रैक्ट किया हो या मूव किया हो? तो अगर आप अपनी उस इंस्पिरेशनल मोमेंट के बारे में जिसने आपकी लाइफ का डायरेक्शन शायद चेंज कर दिया, उसके बारे में अगर आप हमें बताएं। तो मैंने मेरा हायर एजुकेशन नेदरलैंड्स में किया है और हिस्ट्री ऑफ आर्ट में किया है। हाँ हाँ। जब मैं इंडिया आना चाहती थी वापस, तब मुझे डच एम्बेसी से मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे यहाँ अपॉइंट किया अहमदाबाद में एज अ ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर देयर ट्रेड ऑफिस। एंड उस वक्त जो हमारे फर्स्ट सेक्रेटरी हुआ करते थे इकोनॉमिक अफेयर्स के, उन्होंने अपनी पीएचडी की थी ऑन भरूच। अच्छा, भरूच के जो एम्बेसडर, डच एम्बेसडर थे, मिस्टर खलाइनसन। तो खलाइनसन के बारे में उन्होंने किताब लिखी थी और उन्होंने काफ़ी यहाँ पे रिसर्च किया था। तो जब मैंने ये पोस्ट में ज्वाइन हुई तो उन्होंने बोला कि गौरी, ये जो डच हमारी हेरिटेज है गुजरात में, उसको तुम ज़रूर देखना और उसको हमको कुछ करना चाहिए। उसको वी विल नीड टू डॉक्यूमेंट इट, वी विल नीड टू सी हाउ वी कैन प्रोटेक्ट इट फॉर जनरेशंस टू कम। सो 96 में अभी तो मैंने देखना शुरू किया था और 97 में उन्होंने एक डच आर्किटेक्ट को हायर किया एम्बेसी ने और उसको पूरे इंडिया में घुमाया, जहाँ जहाँ डच सेटलमेंट्स थे और जहाँ जहाँ उनके कब्रिस्तान थे या उनके वेयर हाउस थे, जो जिसको हम फैक्टराई कहते हैं। तो वहीं पे उन्होंने ये सारा रिसर्च किया है, उसकी किताबें निकली है जिसकी एक मैं यूज़ करती हूँ जो गुजरात की है और जिसमें पूरा डॉक्यूमेंटेशन किया है। तब तो ये सब अच्छी कंडीशन में था, इतना बुरा नहीं था, बहुत अच्छा भी नहीं था, पर बेटर था। आई थिंक वो मोमेंट था जिसने आपको, हाँ, तो वो तो इंटरेस्ट था ही मुझे आर्ट में, कल्चर एंड कल्चरल हिस्ट्री में। तो आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड एंड तब पूरा पता भी नहीं था, तो टू स्लोली गेट टू नो द स्टोरीज, द क्यूरियोसिटी टू सी, बिकॉज ऑन नाउ सम ओनली हैव इंस्क्रिप्शन, पर पहले काफ़ी पे इंस्क्रिप्शन हुआ करता था। तो
वो सब भी डॉक्यूमेंटेड है। बट ये भी सवाल पैदा होता था कि ये क्यों यहाँ पे, कांकरिया के साइड पे क्यों, ऐसा तो क्या ये लोग थे, और कहीं कबर बड़े हैं, कहीं छोटे हैं, कहीं ऐसे लंबे हैं यूरोपियन स्टाइल के हैं, कहीं इंडियन है, इस्लामिक इन्फ्लुएंस दिखता है। तो या दिस क्यूरियोसिटी ड्रोव मी टू फाइंड आउट मोर एंड मोर, देन आई मेट more people. I started collecting material about it. तो ASI की एक किताब हुआ करती थी, आई थिंक आज के 10 रुपये की के 100 रुपये की थी वो किताब। तो हम बहुत सारी लेके आए, ऑफिस में रखते थे। अच्छा। जब भी कोई आता था उनको ये गिफ्ट देते थे। हाँ, तो उसमें भी इसके बारे में लिखा था। और तो ऐसे करते करते मैंने काफ़ी मटेरियल इकट्ठा किया या जानकारी ली, लोगों से मिली, आर्कियोलॉजिकल सर्वे में जाके बात की। So that was a time जहाँ से आपने अपना हाँ, करियर इस फील्ड के अंदर। तो ये क्या बोलते थे, एक तरफ इकोनॉमिक अफेयर्स का काम चालू रहता था और एक तरफ ये जो डच कल्चरल हेरिटेज था अहमदाबाद में, गुजरात में, उसके पीछे पीछे में दौड़ती गई। नाइस, बहुत गुड। तो वो वक्त था। तो जैसे कि हम लोग सब जानते ही हैं कि डच लोग वैसे बिजनेस के पर्पज से इंडिया आए हुए थे। हाँ। आप अगर हमें बताएं कि पहली बार वो लोग इंडिया कब आए, या उनकी अपनी कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए वो लोग गुजरात या तो फिर अहमदाबाद के लिए उन्होंने इस जगह को पसंद किया या दे चोज इट, उसके पीछे कोई ऐसे ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल रीजंस रहते थे क्या, जो कि गुजरात के अंदर या इस एरियाज़ में डच के लिए, मतलब वो इस एरिया से अट्रैक्ट क्यों हुए? उस टाइम गुजरात में बिजनेस के लिए कोई स्पेसिफिक कंडीशंस रहती थी, या कोई पोर्ट्स वगैरह की फैसिलिटी, या कोई लोकल रूलर्स यहाँ के थे जो मौजूदा बिजनेस नेटवर्क है वगैरह, ऐसा मतलब क्या था ऐसा, अगर आप हमें बता पाएं? तो पहले तो डच क्या बोलते हैं, VOC, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, या तो उसका डच वर्ड है Verenigde Oost-Indische Compagnie। मैं नहीं बोलने वाला हूँ, मैंने बोला। तो ये VOC जो है वो 1602 में एस्टैब्लिश हुआ। Early 17th century, okay, Yes, 1602. and at that time it was the first multinational company Wow. in the world. ये हम लोग बात कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के भी ऑलमोस्ट पहले की। हाँ, तो the British learned from the Dutch. अच्छा। और तुरंत in a couple of years they had already landed in India. ऐसा भी है कि जो भी स्पेनिश या पोर्चुगीज लोग शिप्स लेके दुनिया में जा रहे थे, उसमें कोई ना कोई एक डच आदमी तो हुआ करता था। अच्छा। जो स्टूवर्डोरिंग करता था, या नेविगेशन में था, या तो मैप मेकिंग में। वाओ। ये जो एरियाज है इनमें ये लोग माहिर थे। उनका देश काफ़ी छोटा है, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट जितना ही है, 300 by 200 किलोमीटर्स बस यही अभी तो ये है। शायद उस वक्त थोड़ा और बड़ा होगा, थोड़ा और छोटा, क्योंकि इट डिपेंडेड ऑल्सो ऑन देयर रॉयल फैमिलीज एंड जो यूरोप में चल रहा था उस वक्त। तो दे फर्स्ट लैंडेड ऑन द ईस्ट कोस्ट। अच्छा। मसूलीपट्टनम ने उनका एक फैक्टरी, वेयर हाउस और सेटलमेंट सद्रास में भी था। सद्रास, ओके। मद्रास से थोड़ा ऊपर। और वो लोग कलकत्ता तक गए थे। वाओ। हाँ, and to enter Calcutta you had to spend months waiting before you were allowed to come in, dock inside. तो वो लोग वहाँ बैठे बैठे क्या करे, तो वो बंगाली ट्रेडर्स अपने शिप पे आते थे, फिर वो लोग कार्ड्स खेलते थे। हाँ, और मुझे एक बंगाली हमारे जो बिजनेसमैन थे, जिनको भी ऐसे इंटरेस्ट था कि ये संबंध कैसे हुआ क्या, तो उन्होंने डिस्कवर किया कि जो बंगाली में कार्ड्स के लिए वर्ड्स जो है वो सारे डच वर्ड्स है। अच्छा, शायद उन्होंने हाँ, उठाए हैं। तो जैसे राउटन फॉर डायमंड्स, अच्छा, उसको बंगाली में रुइटन कहते हैं, जो यहाँ से सिमिलरली उन लोगों ने सीखा। फिर कॉपन, तो उसको वो स्कोपियन बोलते हैं। ओके। हाँ, रिजेम्बलेंस, या तो ये रिजेम्बलेंस वहाँ से है। तो ऐसे करते करते बहुत सारा पता चलता है कि ये लोग कहाँ कहाँ घूमे हैं। वो फिर कोचिन में भी थे,
Okay. कोचिन में भी उनका काफ़ी बड़ा सेटलमेंट था। Settlement. कोचिन, फिर गोवा के आसपास एक गांव था वेंगुर्ला करके, वेंगुर्ला, हाँ। वहाँ भी उनका बहुत बड़ा वखार है, वेयर हाउस। वखार। हाँ, और मैंने वेंगुर्ला में ये भी सुना कि वो लोग, क्योंकि वो रिवर के माउथ पे है हाँ। उनका वो वखार, तो वहाँ पे वो लोग पायरेसी भी करते थे। जो दूसरे सेलर्स आते थे, यानी ये ब्रिटिश, पोर्चुगीज, दूसरे सब जो आते जाते थे, उनसे लूटते थे वो लोग। और वो वखार जो था वो ऐसे डरावना भी कर दिया था उन्होंने कि यहाँ भूत प्रेत रहते हैं, कहानियाँ, तो आप दूर ही रहो। मैं वहाँ गई हूँ, बहुत सुंदर वखार है, बड़ा सॉलिड सा है। अभी कैसे वो पायरेट्स ऑफ द करीबियन जैसा लगता है वहाँ जाते हैं तो वहाँ से होते हुए वो लोग गुजरात की ओर। तो गुजरात इसलिए आना पड़ा क्योंकि सबसे बड़ा पोर्ट ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया तब सूरत हुआ करता था। एंड उसके पहले घोघा, भरूच और अंकलेश्वर भी हो चुके थे अच्छे पोर्ट्स। अंकलेश्वर भी जाना माना है एज अ पोर्ट, ये अरेबियन सी से जुड़ा हुआ है। और भरूच भी। पर सूरत सबसे बड़ा पोर्ट था तब। और ये सब जो पोर्ट्स है गुजरात के, ये इसको कहते हैं फेयर वेदर पोर्ट्स। फेयर वेदर पोर्ट, हाँ। okay. तो ये साल में 3 महीने ही काम करते थे। ओके, आई थिंक क्योंकि इन लोगों ने वो हवाओं के बारे में अपना जान लिया था कि ये जो इस मौसम के अंदर हवा जाती है, तभी तो आप सेल आराम से कर सकते हैं। और ये लोग सिटी को नहीं आते थे, वो एट सी ही एंकर होते थे। ओके। और वहाँ से फिर माल छोटे छोटे नाव में ले आते थे। गॉट इट। तो वहाँ पर बड़ी तापी के साथ कई नाव ऐसे अंदर आ सकती थी शहर तक। ओके। हाँ, तो सूरत ये एक शहर था जिसमें कस्टम्स डिपार्टमेंट पहले इंस्टॉल हुआ इंडिया में। ओके। तो हम लोग ये बात करें उस वक्त जब यहाँ पर मुगल थे। ओके। हाँ, और सूरत में ऑलरेडी पोर्चुगीज आ चुके थे, थोड़े शायद फ्रेंच भी आ चुके थे, और डच थे, और डच के बाद ब्रिटिश आए, और उस दरमियान मुगल भी आए, मराठा भी आए। और बट सूरत बड़ा कॉस्मोपॉलिटन सिटी था उस वक्त, अभी भी है। और जब ब्रिटिशरों ने ये पोर्चुगीज से बॉम्बे डाउरी में लिया तब उन्होंने बॉम्बे को थोड़ा बड़ा शहर बनाया, अपनाया और बॉम्बे एक बड़ा पोर्ट हो गया बना। यस। हाँ, तो बॉम्बे वाज अ पोर्ट व्हिच वाज ऑपरेशनल almost all year through. Only for a few months of the monsoon they could not access the port. So basically गुजरात के अंदर आने का उनकी सबसे बड़ी वजह भरूच और सूरत का पोर्ट रहा। और ये जो सूरत में आके वो लोग सूरत से आगरा जाते थे, और ये रूट के अंदर भरूच भी आता था, अहमदाबाद, सरखेज भी आते थे, और काफ़ी दूसरे शहर, पर ये सबसे बड़े शहर थे उस वक्त ये रूट पे। आई थिंक इसीलिए ये 17th-18th सेंचुरी में अगर हम बात करते हैं तो अहमदाबाद इसलिए एक इम्पोर्टेंट शहर था क्योंकि इन बिटवीन ट्रेड रूट्स में अगर वो आता था। दूसरा ये है कि अहमदाबाद के जो ट्रेडर्स थे, बनिया लोग थे, जैन लोग थे ट्रेडर्स, पारसी लोग थे, ये सूरत से आते जाते, और आर्मीनियंस थे। तो आर्मीनियंस जो थे वो डच लोगों के साथ चलते थे, वो उनके, क्योंकि आर्मीनियंस सबसे पहले आए थे और उनको इंडिया की भाषा आती थी, जगह पता थी, क्या कर। हाँ, सो वो लोग इनको बताते थे कि कहाँ क्या करना है, अगर ये लेना है तो किसके साथ लेना है। बेसिकली उनके गाइड थे वो। उनके गाइड थे। और इसीलिए ये जो साइट है यहाँ पे कुछ आर्मीनियन टूम्स है और बाकी के डच है। उस बारे में भी हम लोग देखेंगे अभी। हाँ, और सूरत में भी यही है। अच्छा। आधी जगह आर्मीनियन है, वहाँ तो खैर एक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन चर्च भी है। और मैंने शायद सुना था कि वहाँ पर कोई बाइबल भी मिली थी। हाँ, आर्मीनियन, वो वहाँ छोटा चर्च है, यानी इट इज मोर लाइक बैप्टिस्टेरियम काइंड ऑफ अ प्लेस, and on this side is the Dutch side. Yes. So, and they didn't bother about taking the dead back home. या normally ऐसा भी होता था कि उनको at sea, तो ये लोग तो शहर में गुजर गए हैं, तो इधर उनको एक जगह मिली है।
सो अगर हम लोग अहमदाबाद की बात करें, गुजरात में जैसे भरूच तो हुआ, सूरत तो हुआ, अब अहमदाबाद के अंदर ऐसा कोई मतलब कोई यहाँ की कोई सोसाइटीज़ वगैरह या इकोनॉमिकल या पॉलिटिकल ऐसा कुछ एटमॉस्फेयर था जिसकी वजह से उन लोगों का यहाँ पर आना हुआ, कोई कस्टम्स वगैरह यहाँ के या यहाँ का कोई बिजनेस करने का तरीका? मतलब अहमदाबाद के बारे में अगर हम बात करें उस वक्त की, जैसे हम लोग बात करें 17th या 18th सेंचुरी, तो अहमदाबाद का माहौल उस वक्त में कैसा रहा करता था, अगर हम उस बारे में बात करें तो अगर हम सोर्सेस को पढ़ते हैं तो वहाँ लिखते हैं कि इस वक्त एक बहुत वाइब्रेंट सिटी था, कॉस्मोपॉलिटन सिटी था। यहाँ हर एक तरीके के लोग आते थे और रहते थे। और ये जो खलाइनसन द योंग है, जिसने भरूच में वो हेड ऑफ वीओसी के ऑफिस में थे, उन्होंने भी लिखा है कि ये जो बनिया लोग हैं और जैन और गुजराती लोग हैं, वो भी बहुत पीसफुल टाइप के लोग हैं, उनको बिजनेस करना है। और वो ज़माना भी ये था कि जब गुजराती का जो एक शपथ होती थी ना कि क्या बोलते हैं, अगर वो लोग बोलते थे कि हाँ ये हो जाएगा तो हो जाता था। ज़बान थी वो हाथ से और ज़बान से जो डील करते थे, वो एडन से लेके पूरे इंडिया में वो जानी मानी थी। तो उसका ये एक रीज़न था कि जो भी ट्रेड करते थे ये गुजरातीज़ के साथ मनी लेंडिंग करते थे और इंश्योरेंस की तरह एक तरह से ऑल कर। so, मतलब अगर हम बात करें तो उस टाइम में गुजरात में जैसे मुगल, मराठा या लोकल प्रिंसली स्टेट्स वगैरह थे, मतलब आपकी बातों से जैसे हम देख रहे हैं कि कंपटीशन तो था पर कोऑपरेशन भी था। बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ उनके एग्रीमेंट, ट्रीटीज, या उसके बारे में कुछ ऐसी चीजें हैं अगर आप ऐसी ट्रीटीज तो शायद वीओसी की हेडक्वार्टर्स में हो सकती है, और इस तरह क्योंकि ये सब डायरीज लिखते थे। हाँ, तो काफ़ी सारी ये डायरीज इन Den Haag में, इन द नेदरलैंड्स एक रॉयल लाइब्रेरी है, वहाँ पे मिलती है। हाँ, मैंने कैप्टन कुक की डायरी भी पढ़ी है वहाँ पे, मैंने हाथ में लेके। हाँ, तो आई वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड, क्योंकि एक मेरे जो फैकल्टी के स्थापित जिसने की थी उसका नाम था ह्यूम्बर्ट द सुपरवील, पियर जियोटिन ह्यूम्बर्ट द सुपरवील, ये उनका नाम था। और उन्होंने उस वक्त ये जो 17th 18th सेंचुरी में जब ये कॉलोनीज हो रही थी, तो यहाँ से चीज़ें वापस भी जाती थी। सम स्टैचूज वुड ऑल्सो गो। कई लोग किताबें डायरी लिख के कि हमने यहाँ ये देखा वो देखा, like a letter, हाँ, but पूरी डायरी होती थी। किताबें बनाते थे, प्रिंट्स बनाते थे, जैसे कि फिलिप बाल्देउस है जिसने अहमदाबाद का व्यू बनाया था, नदी के इस पार से अहमदाबाद लिखा है उसने, स्पेलिंग में गलती। तो ये सब वापस जाता था और वहाँ के लोकल लोग जो कहीं नहीं जाते थे वो उसके ऊपर फैंटेसाइज करते थे। हाँ, तो ये ह्यूम्बर्ट द सुपरवील ने भी ऐसा सोचा था कि इंडिया से भी बड़े बड़े स्टैचू के कहानियाँ आई थी, वो अपना बाहुबली की, और हाँ, और ईस्टर आइलैंड से ये ईस्टर हेड्स आए थे। तो वो कंपेयर कर रहे थे कि ये जो ऐसे, उनके लिए तो हम प्रिमिटिव थे उस वक्त, पर हम ज़्यादा एडवांस थे, क्योंकि हमने जो साइज में बनाया था तब उन्होंने कुछ नहीं बनाया था, राइट। तो पर वो ये कह रहे थे कि सबके ये कान जो है ऐसे इलोंगेटेड, उसमें इतने बड़े होल्स हैं, हाँ, पहनते थे। तो ये इनमें कॉमन रहता है, एक इंडिया है एक ईस्टर आइलैंड है कहाँ पे, पर फिर भी ये कॉमनैलिटी थी। तो ये कैसे हुए? तो ये सब वो लोग रिसर्च करते थे वहाँ बैठे, एंड ये जो इनके शिप्स पे जाते थे उनको भी बोलते थे कि तू पता डेटा कलेक्ट कर। तो डच लोगों ने काफ़ी कुछ डेटा कलेक्ट किया है अबाउट द फ्लोरा एंड फौना, कपड़े पहनने के तरीके, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, ये सब इंफॉर्मेशन वापस जाता था। So I think अगर मैं इस चीज़ को अगर अपन देखते हैं तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए, जैसे इन बिटवीन ट्रेड भी होता था इससे साथ साथ, मैं वही बता रहा था कि इन सब चीज़ों को देखते हुए जैसे कंपटीशन तो था, कोऑपरेशन भी था, और आई थिंक ज़्यादातर पॉजिटिव इम्पैक्ट दिख रहा है इन सारी चीज़ों का। आई थिंक सो, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट, क्योंकि डच लोग इवन 20th सेंचुरी की वॉर में हमेशा न्यूट्रल रहे हैं। हम किसी की तरफ नहीं है। हाँ, इट्स अ डिफरेंट मैटर कि जर्मन्स
आके ऑक्यूपाई करके गए, हाँ, हाँ, पर वैसे वो लोग वेरी क्लियर है, हम धंधा करते हैं, हाँ। true, वेदर द धंधा इज पॉजिटिव और नेगेटिव वी कैन डिस्कस, बिकॉज स्लेव ट्रेड में भी वो लोग थे, obviously. राइट। और ईस्ट कोस्ट से बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा से और कुछ साउथ स्टेट से भी उन्होंने लोगों को लेके सुरीनाम में सेटल किए हैं Mhm, एज फार्म हैंड्स फॉर शुगर प्लांटेशंस। mhm. तो उनको अभी वो लोग हिंदुस्तानी कहते हैं और वो लोग 200 साल पहले की ज़बान बोलते हैं Wow. अभी भी, हिंदुस्तानी लोग। हिंदुस्तानी लोग। तो गुजरात में वो लोग ऑब्वियसली टेक्सटाइल्स के लिए आते थे। हाँ, मैं वही पूछा था कि हाँ, यहाँ पर अहमदाबाद establish की थी उन्होंने हमेशा कॉटन फैब्रिक के लिए जाना जाना था। फिर जरखेज से इंडिगो, तो। The current Sarkhes. यस, All सरखेज time is a एंड Sarkhes. जरखेज। तो वहाँ से इंडिगो बहुत फेमस था, बेस्ट क्वालिटी इंडिगो कहते थे, वहाँ से आता I था। think वो तो हमारा आज भी आज बहुत भी famous है, पर अभी काफ़ी कम नेचुरल डाई डाई है। हो रहा है, बिल्कुल, हाँ? बिल्कुल। एंड वन ऑफ द जेंटलमैन जिनके पूर्वज यहाँ दफने हुए हैं, हाँ, वो किताब लेके आए थे जिसमें इसके बारे में ओल्ड डच में लिखा है हाँ, कि जरखेज में कितने सारे इंडिगो के पिट्स हुआ करते थे जहाँ वो एक्सट्रैक्शन होता था। हाँ, हाँ, पूरा वो गांव शहर जो भी था वो इंडिगो के लिए ही था। हाँ, इंटरेस्टिंग। तो मतलब सो इंडिगो और कॉटन चिंट्स जो कहते हैं अभी, प्रिंट्स, वो यहाँ से जाता था। उसके बावजूद स्पाइसेस ऑफ कोर्स साउथ से आते थे, हाँ, हाँ, पर हमारे यहाँ आज तक भी ट्रेडिंग गुजरात में होता है, हाँ, राइट। तो स्पाइसेस का ट्रेड यहाँ से करते थे। सॉल्ट ओपियम। पीटर जो हाँ, कहते हाँ। हैं वो गन पाउडर में यूज़ किया जाता था, और आई थिंक मेटल मैन्युफैक्चरिंग में भी उसका काम होता था। इवन ओपियम ओपियम आपने अभी आगे भी देखा, कुछ पॉपी फ्लावर्स थे। इवन ओपियम के बारे में तो यहाँ का, हमारे यहाँ का हती सिंह जैन हाँ। टेम्पल इज आल्सो वेरी फेमस। यस, सो तो ना- अफीम जो है वो तो इंडिया में तब काफ़ी नॉर्मल था यूज़ करना भी, यस, हाँ। इट वाज आल्सो काइंड ऑफ अ मॉर्फिन, अगर बहुत दर्द है तो थोड़ा अफीम ले लेते थे। अफीम नदेरा। सो अगर जिनको हाँ। नहीं पता वो बता दे कि हटी सिंह जैन टेम्पल जो है वो अफीम नदेरा के नाम से भी अच्छा। जाना जाता था, बिकॉज ऑफ द हटी सिंह जैन फैमिली। दे वर इन अ ट्रेड ऑफ द हाँ, ओपियम विद द चाइनीज। खंबात आज भी सेमी प्रेशियस स्टोन्स के लिए और अगेट के लिए फेमस है। अकीक जिसको कहते हैं। आई थिंक उसके तो हमें अंश, आई थिंक इंडस वैली सिविलाइजेशन तक लेकर जाते हैं। हाँ, ये सारी चीजें हाँ, व्हिच वी फाउंड इन द लोथल पोर्ट, राइट। which is वहाँ से कनेक्टेड है। फिर आइवरी तो यहाँ गुजरात में इतना नहीं था, पर जो बोन से बनता था हाँ, वो जो क्राफ्ट्स थे वो जाते थे। और इवन शायद वो बैलों के सींग से भी हाँ, बनाने वही, वाली वो चीजें भी, वही। सारी चीजें थी। तो अगर और हम राजस्थान से कारपेट्स और ये सब आता था। तो इनके जो वेयर हाउस हुआ करते थे, जिसको फैक्टराई कहते हैं, अपन आजकल हम लोग इसे फैक्ट्री कहते हैं। पर वो फैक्टराई जो था वो वेयर हाउस था। वहाँ कुछ मैन्युफैक्चर नहीं होता था, वहाँ सब कलेक्ट होता था। सही है, सही। तो अगर हम इन पैलेसेस की, ये जगहों की अगर हम जब बात कर रहे हैं, खंबात के बारे में, सूरत के बारे में, तो इन पर डचों की एक्टिविटीज़ में कोई वेरिएशन रहता था कि यहाँ पर अलग, वहाँ पर ट्रेड करने में, कमोडिटीज़ में कोई अलग वगैरह, या सभी जगह एक तरीके से ही वो लोग? सब जगह एक तरीके से। सूरत में बड़ा सा था, बिकॉज ये मेन उसका हब था। तो वहाँ दे हैड हाउसिंग ऑल्सो, 4-5 कमरे थे, ऑफिस थी, स्टेबल्स थे, किचन था, एक कॉमन किचन था, और एक बेकरी थी। बेकरी, ऑफ कोर्स। हाँ, तो आज वही बेकरी आज भी है, क्योंकि जब डच लोगों ने वो वहाँ से निकले तो एक पारसी फैमिली ने वो बेकरी अपना ली। यस, यस। और वो उस वक्त ब्रेड जो है टॉडी से बनाते थे, ना यीस्ट नहीं यूज़ करते थे, टॉडी यूज़ करते थे। और तो टॉडी से इट डिड गो बैड, वो सिर्फ सूख गया, तो टोस्ट बनने शुरू। हाँ, तो आज हम जिससे सुरती टोस्ट कहते हैं वो बचा हुआ सूखा हुआ डच ब्रेड था जिसे हमने बात की। हाँ, और तो ये डोटी वाला बेकरी आज भी उनकी खुद की
हिस्ट्री बताते हैं। हाँ। आप अगर मांगो तो आपको एक पेपर Pamphlet. देंगे, आपने मुझे दिया पैम्फलेट। था, मेरे पास है हाँ। एक्चुअली, विल शो इन द हाँ, वीडियो, तो बताएंगे उसके बारे में। ये अभी भी शेयर करते कि Yes, ये yes. हमारी हिस्ट्री है, और वहाँ से डोटीवाला तो कितना बड़ा हो गया है, पर वो हिस्ट्री बची है। कुछ साल पहले यानी आई थिंक इन 2010 में मैंने रिवर फ्रंट पे डच क्वीन की बर्थडे सेलिब्रेट की थी। वाओ, इंटरेस्टिंग। तब हमारे आई थिंक अहमदाबाद के 600 साल कंप्लीट होते थे। हाँ, तो आप देखो कि अहमदाबाद 600 साल पुराना है बिल्कुल। तब से, क्योंकि 1600 में तो ये लोग ऑलरेडी अहमदाबाद आ गए थे। हाँ, 17th सेंचुरी तब से डच लोग अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऑलमोस्ट 400 हाँ? साल से ज्यादा ये लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों की हिस्ट्री यहाँ मिलती है हुए। और साथ ग्रो होती है। डचों के अलावा इस टाइम गुजरात के अंदर बहुत सारे यूरोपियन पावर्स भी हाँ। मौजूद थे जो आए थे, जैसे कि पोर्तुगीज थे, इंग्लिश थे, फ्रेंच वगैरह भी शायद। हाँ, थोड़े कुछ और अगर थे। ऐसे थे तो मतलब उन यूरोपियन पावर्स के बीच में उनके रिलेशंस कैसे थे? हमने हमारे वाले की तो बात की। देखो, उस वक्त सिर्फ ये लोग नहीं थे, काफ़ी लोग कॉकसस से भी आते थे, यानी जॉर्जिया, आर्मीनिया। ये जो एक किताब है उसका नाम है फर्स्ट फिरंगीज। हाँ। नाइस। एंड इट टॉक्स अबाउट ऑल दीज डिफरेंट पीपल हु केम फ्रॉम ऑल ओवर, फ्रॉम अफ्रीका, फ्रॉम। तो सारे ही फॉरेनर्स हाँ, बेसिकली। और ये लोग ने कहाँ कहाँ इन्फ्लुएंस किया है। गरीलिया वॉरफेयर जो है, वो जो ये इथियोपियन आदमी था जो औरंगाबाद में इसको किंग मेकर कहते थे, he did the waterworks for Aurangabad. And then there was a Georgian guy who was in the Gujarat Sultanate. वो जनरल बन गया था। आई थिंक सिद्दी सैयद की अगर आप बात करें, जिन्होंने हाँ। जाली वाली मस्जिद बनाई हाँ, थी। हाँ। सिद्दी सैयद। तो ये सब लोग कोई ना कोई रीजन से इंडिया आए थे। उसमें गुजरात और गुजरात तो पहले आते थे क्योंकि यहाँ से ही आपको जाना था। यस। तो ये था, लैंड रूट से भी काफ़ी आए थे, नॉर्थ से। ऊपर की ओर से, यस। एंड मेन रीज़न ऑल्सो सिल्क रूट। बिल्कुल। हाँ, तो अगर सिल्क रूट पे आप धंधा करते हैं, पैसा चाहिए तो कहाँ जाओगे? मारवाड़ीज और गुजरातीज के पास। बिल्कुल। राइट। सो इस वजह से इनका जो कनेक्शन था ये काफ़ी रहा है। एंड इंटरनली जो वॉर्स हुई है बिटवीन द ब्रिटिश एंड द डच, फॉर एग्जांपल, जहाँ पे डच लोगों ने उनकी टेरिटरीज इंडिया में ब्रिटिश को दे दी बिकॉज दे लॉस्ट इन यूरोप, एंड सम ऑफ देयर टेरिटरीज आल्सो इन अमेरिका। सो जो न्यू एम्स्टर्डम हुआ करता था वह आज न्यूयॉर्क से जाना जाता है। जैसे अगर हम इन चीज़ों को देखते हुए, अगर अहमदाबाद के पास जो एक जगह आई हुई है, कंकरिया के पास में जो डच टूम्स, जहाँ पर अभी हम लोग बैठे हुए हैं, बेसिकली अगर हम बात करें तो, और हमने ये जगह क्यों चूज़ की, हम लोग अब उस पर आ रहे हैं कि यहाँ पर हमारी बात करने का वजह क्या है। तो इस जगह को मतलब एक ये ग्रेव्स वगैरह बनाई हैं, और यहाँ पर इस जगह को डच टूम्स के लिए चूज़ करने के लिए कोई ऐसी कोई लॉजिकल रीजनिंग रहा होगा कि शहर के नज़दीक है, या कल्चरल या रिलीजियस बिलीफ रही होगी, इसका कोई इम्पोर्टेंस था जो आज नहीं हो, उसके सोशल स्टेटस को लेकर कोई नेटिव प्लेस रहा हो उनका, या तो फिर इन डच टूम्स के अंदर दफनाए जाने वालों के बीच में। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हम लोग बहुत अलग अलग तरीके की कब्रें देखते हैं। तो शायद कोई हायरार्की रही होगी शायद उस वक्त के अंदर, जो इनकी साइज में या डिजाइनिंग के अंदर बच्चे भी है, वो जो है वो फ्लावर के बीच जैसे जो बता रहे हैं, जो छोटे हैं वो बच्चों की है। उन टाइम्स के अंदर मतलब ये कल्चरल एक्सचेंज को शायद बताती है चीज़। हम लोग यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, एक इन्फ्लुएंस जो है हमें वेरी इस्लामिक, राजस्थानी या इस्लामिक इन्फ्लुएंस हमें दिखाई देता है। और ये जो है, जो लंबे बड़े ओबेलिस्क्स जो है, ये काफ़ी यूरोपियन नेचर के। ऐसे टूम्स डच लोगों के ऑल ओवर इंडिया मिलते हैं। कोचिन में भी देखे जाएंगे, ईस्ट कोस्ट पे भी देखे जाएंगे। तो दिस इज़ देयर कॉमन थिंग। एंड देयर यूज्ड टू बी क्लैडिंग, ग्रेनाइट का या मार्बल का क्लैडिंग हुआ करता था, जिसके ऊपर इंस्क्रिप्शंस भी थे कि मतलब ये किसकी कब है, हुई होगी, हाँ, क्या है, क्यों है, जो आज हमें दिखाई नहीं देखी, को चोरी हो गई है। सैड। एंड अहमदाबाद में तो सदियों में भी तूफान हुआ करता है, कुछ ना कुछ रीज़न, इंटरनल कम्युनल राइटिंग हुआ है बहुत बारी। तो
क्योंकि ये इस्लामिक लगता है तो कई लोगों ने इसको डैमेज करने की कोशिश की है। Thinking that it दिस could इज be a इस्लामिक। Islamic Yeah. structure. Oh my goodness. फिर ये जो जगह है, आई थिंक वेरी सून आफ्टर कांकरिया लेक वाज क्रिएटेड दिस प्लेस हैज बीन गिवन। I think early 17th century हाँ, का ये ये है बताया फ्रॉम 1615 till 15 से 1700 तक ये टूम्स के डेट्स है। dates मिलते हैं और 1744 तक डच लोग अहमदाबाद में तो शायद थे। उन लोगों ने यहाँ पर, और उसी दौरान जो भी शायद हाँ, डेथ हुई होगी उनको ये यहाँ यहाँ पर, पे दफना गया। यहाँ पे है, भरूच में भी है, है शायद भरूच वाला इससे बड़ा है थोड़ा बेटर कंडीशन में है। रिजर्व ज्यादा हाँ, बड़ा नहीं है, इसकी जो स्पेस है बड़ी है। हाँ सूरत में इससे बड़ी है, सूरत वाज इज बेटर बिगर, एंड वहाँ पे ऐसे छोटे टूम्स नहीं है, बड़े बड़े ऐसे मौजोलियम ही है। यहाँ पर हमें लगभग तकरीबन 40 जो हमने लास्ट गिने थे तब दिखाई देते हैं। हाँ, यहाँ पर और काफी डैमेज हो गया है। तो यहाँ पर इस जगह को चूज करने को लेकर शायद ऐसी आई थिंक पता क्योंकि चलता है। ये जगह जस्ट डेवलप हुई थी। नॉर्मली सेमेट्री ऑल्सो शहर से बाहर होती है, पर एक ऐसी जगह होती है जहाँ लोग जाते हैं संडेज को अपने पूर्वजों को ऐसे प्रे करने के लिए, श्रद्धांजलि करने के लिए, तो वो नॉर्मली अच्छी जगह होती है। तो लोग यहाँ सैर करने भी आते होंगे, जैसे आज भी आते हैं कांकरिया पे घूमने के लिए, तो ऐसे करते तब भी आते होंगे लोग। एंड आई थिंक मुगल्स के साथ इनका अच्छा रिश्ता था। हाँ, तो ये जगह शायद उन्हें मिली है इसी वजह से हो सकता है। और कोई इतने बड़े क्या बोले फॉरेनर्स यूरोपियंस तो थे नहीं यहाँ पे इतनी बड़ी कंटिजेंसी में। सो वो संबंध भी अच्छे होंगे तो ये जगह दी है। वो फक्तोराय जो है जामा मस्जिद के बाहर ही है, बहुत ही हब जगह है, मतलब हब है, मेन जगह है, तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट जगह होगी। सो क्लोज टू ऑल्सो द बादशाह की मज़ार को लेकर। हाँ, और सो इट शोज कि उनका रिलेशन उनके साथ कितना अच्छा इम्पोर्टेंट रहा होगा। हाँ, और अच्छे ट्रेड पार्टनर्स थे ये। बिल्कुल। सो अगर हम इन टूम्स के बारे में अगर बात करें तो इनके ऊपर हमें कुछ ना कुछ अलग-अलग तरीके की लिखावट दिखाई देती है। तो ये मतलब वो किस लैंग्वेज में लिखे गए, कुछ इन्फॉर्मेशन है? ये पार्टली ओल्ड डच है और पार्टली लैटिन टाइप है। तो इस पर क्या लिखा हुआ, क्या तो कुछ नाम है? ये जिस साइड यहाँ पे लिखा है हीर लाइट बखराफ, राइट साइड ऑन दिस साइड। फिर यहाँ पे उनका नाम है, ओके, वो एंड पे उनकी पोजीशन है, पोजीशन टाइटल, हाँ, यानी वो वाला जो है उसमें लिखा है असिस्टेंट। ओके, तो पोजीशन है लेफ्ट साइड पर। और इस साइड पे लिखा है उनकी उम्र और डेट ऑफ डेथ वगैरह। ओह नाइस। तो मतलब ये ओल्ड डच लैंग्वेज में लिखी हुई इस तरह की इंफॉर्मेशन। सो हीर लाइट बखराफ, फिर उसका नाम, बिल्कुल फुल नेम, नॉट जस्ट फर्स्ट नेम। तो इवन इफ इट इज अ baron, then baron so and so from so and so, and I think one was from Delft, Funzile or something like that, yes, somewhere. And then there you can see here light Bakhrafen. Yes. We'll catch this up in the video. And on this side then it is written at the age of 15-25 years, in the year of 1669 वाला है वहाँ पे। something you were saying, Ano, जैसे हम यहाँ पर संवत लिखते हैं गुजराती में, इसी तरह Ano, ANNO, उसका शॉर्ट फॉर्म है AO। तो मैम अगर ये डच जब गुजरात में रहते हुए इन लोगों ने, जैसे कि हम लोग ये कब्रों में भी देखते हैं, तो ऐसे उस तरीके से कुछ ऐसे कस्टम्स वगैरह या ऐसी कोई लैंग्वेज को लेकर, उनके कोई अटायर को लेकर उन्होंने अडेप्ट किया हो उनके खान पान के अंदर? जैसे कि हम लोगों ने अभी बेकरी के बारे में तो बात की कि शायद एक तो वो चीज़ थी जो शायद हमें देकर गए होंगे या छोड़ कर गए, जैसे उन लोगों ने हमारी तरफ से अपनाया हो। कोई आर्किटेक्चर के अंदर अगर हमें दिखाई देती है, यहाँ तो दिख रहा है बहुत अच्छा छतरी बनाई है। आई थिंक ये राजस्थानी या मुगल, राजस्थानी थोड़ी है, मुगल है, तो ये दिखाई देता है कि उनका एक्सचेंज एकदम बिल्कुल रहा और होगा। हमारे अहमदाबाद में जो आर्किटेक्चर उस वक्त था उसके साथ बहुत मिलता जुलता है। आई थिंक दे हैव एक्सेप्टेड के इफ दे वांट टू लास्ट हियर लॉन्गर, इट इज बेटर टू बी पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट बिल्कुल देन टू स्टैंड आउट, यू नो, एज वेरी डिफरेंट।
यहाँ एक आर्मीनियन स्टेल यानी एक मार्कर हुआ करता था स्टोन में, उसमें आर्मीनियन में टेक्स्ट लिखी थी अच्छा, इस जगह के बारे इस में। जगह के बारे में, हाँ। तो वो गायब है। कहीं पे लिखा है कि ये था इधर। अच्छा, किसी हाँ, book के और अंदर किसी लिखा ने हुआ मुझे बताया था कि एचए कॉलेज की जो म्यूजियम है उसमें टुकड़े ये है? पड़े थे, 2 टुकड़े थे। है, जो हाँ, कि अब अभी गायब है। ओह, सैड। और ये जो है वो जब मैं वापस आई 1996 अर्ली 97 में, ये सीईई ने तब ये साइनेज लगाना शुरू किया था। ओके। और ये पहला साइनेज है उनके वाह। जो सीरीज में है ये। जब वो वहाँ पर जो हाँ, बोर्ड लगा जो हुआ। एक्सप्लेनेशन है कि ये क्यों कौन थे। जैसा मैम, अगर ये जब लोग यहाँ पर थे, वीओसी हाँ। के लोग हैं, तो इनका यहाँ पर आकर वो लोग बिजनेस कर रहे थे, जैसे हमने बात की सरखेज के लेकर, इंडिगो को लेकर, सूरत में, भरूच में, खंबात में, अहमदाबाद के अंदर। तो इनके यहाँ पर आने की वजह से यहाँ के जो लोकल आर्टिस्ट रहते थे या एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन करने वाले, तो उनके ऊपर इसका कैसा प्रतिभाव पड़ा, जैसे या फिर जो कम्युनिटीज़ यहाँ की थी, बोहरा हो, पारसी हो, जैन मर्चेंट्स वगैरह, उनको कोई इसका इम्पैक्ट वो पता नहीं है कैसा है, हम्म। क्योंकि नॉर्मली स्पीकिंग यूरोपियंस के साथ रहते थे। पर जब आदमी अकेला होता है तो डेफिनेटली वो लोकल औरत को भी ढूंढता है, हाँ, क्योंकि औरतें बहुत नहीं आई आती थिंक फिर थी। वहाँ पर वो लोकल या नॉन लोकल नहीं रहता, फिर इंसान साथी हाँ, ढूंढता है, इंसान। वैसी बात ही। तो जैसे कि जो ये याकूब हाफनर है, याकूब हाफनर, हाँ, वो सद्रास में रहते थे। मद्रास के ऊपर की हाँ। बात है। और ही वॉज एक्चुअली एन एंटी कॉलोनियलिस्ट बैक देन। ये डच लोगों में, ये सद्रास में ये याकूब था, और इंडोनेशिया में एक और आदमी था जिसका नाम फिर मुल्ताटुली रखा है। और आज जो भी फेयर ट्रेड के बारे में काम करते हैं वो मुल्टाटुली के नाम से करते हैं। ओके। सो याकूब हाफनर भी एक ऐसा था, वो क्रिटिक था ऑन कॉलोनियलिज्म। अच्छा। और उसकी एक बीवी थी, लोकल औरत थी। हिंदुस्तानी। जब वो गुजर गई तब वो वापस हॉलैंड चले गए। ओह। और मैं याकूब हाफनर की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि उसकी लाइफ और मेरी लाइफ एक तरह से जुड़ी हुई है। वाह, ओके। 1988 में जब मेरा जन्म हुआ था। अच्छा, तो आई शिफ्टेड हाउस इन एम्स्टरडम फ्रॉम द कनाल टू नियर द old harbor area, and where shipbuilding was happening. Yeah, okay. In a house called the Drie Bloeiende Korenaren. Okay. Three blooming corns. 3 blooming corns. हाँ. Okay. So जब हम वहाँ आए तब हमको लोगों ने बताया कि यहाँ एक याकूब हाफनर रहा करता था, जो कि हिंदुस्तानी औरत का हस्बैंड था। जो और वापस वहाँ उसने जाकर उस घर में इंडिया के बारे में किताबें लिखी थी। और आज एक हिंदुस्तानी वहाँ पर रह रही और है। यहाँ फिर से एक हिंदुस्तानी वहाँ रह रहने रही के है लिए। जिसका पति डच था। वाह। और वो लोग भी इंडिया की डिक्शनरीज बना रहे थे, हम लोग वहाँ पे बैठ के। तो वी वर कंसिडर्ड द रीइंकार्नेशन of Yakub Hafner's life. So guys, we may be, just sitting with a person who was the Of course, reincarnation of... in that newspaper article that was published on 400 years of Yakub Hafner, the gentleman described me के दरवाज़ा खोला, एक सुंदर इंडियन औरत, लंबे काले बाल और साड़ी में थी, बड़ी सी बिंदी थी। Wow. तो मेरे लंबे बाल कभी हुए नहीं थे, तो उसने थोड़ा रोमांटिसाइज किया हुआ है। बट ये भी एक बहुत अच्छी क्या बोलते हैं कहानी है मेरे लाइफ में। नाउ आई कैन से दैट कि क्या चीज जो मैम को एक और जोड़ती है। हाँ। तो ये तो अभी हम लोग शायद हमने जहाँ से शुरुआत की थी कि आपका इंटरेस्ट कहाँ से आया, तो हम लोगों ने बहुत 96 97 की बात की। बट आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा है, एक कनेक्शन है, क्योंकि शायद मैं इंडिया वापस आई उसके पहले मुझे याकूब हाफनर के बारे में पता था। पर हम जब डिक्शनरी को प्रमोट कर रहे थे तब काफ़ी लोगों ने हमको ये बताया था। बिल्कुल। पर जब मैं वापस आई और ये जो 400 साल के बारे में किसी ने न्यूज़पेपर आर्टिकल लिखा, उसमें मेरे पति का नाम के साथ लिखा है, तो किसी ने आके मुझे वो आर्टिकल दिया कि वाखनर, तो मैंने सोचा अच्छा लगेगा तुम्हें। फिर मैंने उसको बताया कि ये
कोई और वाखनार नहीं है, ये हम ही वाखनार है जिसके बारे में लिखा है। Wow, that's really good. Then I was telling a Dutch tabla player who has also now played in Ahmedabad 2 times, Heiko Dijker को मैंने ये एक दिन बात बताई कि मेरे लाइफ में ये एक ऐसा कनेक्शन है याकूब हाफनर के बारे में। तो बोलता है मैं आपको एक और बात बताऊं कि मैं याकूब हाफनर के लाइफ के ऊपर म्यूजिकल लिख रहा हूँ। Wow, so now you'll be a part. See, destiny connects. हाँ, so sometimes it's like that. If you ask me why I got interested here, Destiny what brought brought me here, तो why I married a Dutchman, I don't know. ये सब हुआ है। Destiny के साथ सारी चीजें connected हाँ, होती जा रही है। तो शायद मेरे भी कोई पूर्वज यहाँ पे है। Possible हो सकता है। Who knows? Who knows? जैसे कि आपने बताया था कि you know a guy who came to हाँ, meet one of his. He came and he said कि in our registry it is written that my great grandfather died in Ahmedabad and is in the cemetery in Ahmedabad. So we have been able to locate it. At that time the name was still visible. And he took pictures and took lot of memories back at that time. So मैम अगर आप एक इंडोलॉजिस्ट के रूप में तो ठीक मैं तो कहूँगा आप आपके इस तरह के कनेक्शन को लेकर जब हम बात करें तो आपके अनुसार जैसे हम लोग अभी ग्रेवयार्ड में हैं मतलब एक जब हम डेथ के बारे में बात करते हैं इस परसेप्शन को लेकर तो डच के बीच में और इंडियंस के बीच में यहाँ पर रहने वाले लोगों के बीच में कोई सिमिलैरिटीज या कोई डिफरेंसेस हमें दिखाई दे कुछ रिफ्लेक्ट होता है यहाँ पर अगर हम देखने जाए तो I think burial is something that is common. हाँ जो शायद मुस्लिम्स करते हैं, जूइश करते हैं, आर्मीनियंस भी है यहाँ पे। हिंदुस्तान को अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो उस वक्त मुगल्स भी थे तो ये ट्रेडिशन उन्होंने फॉलो किया है। आप देखेंगे सारे टूम्स जो है नॉर्थ फेसिंग है which would go towards Rome probably facing the church or Jerusalem for that matter. So I think जैसे मुस्लिम्स के अंदर जब बरियल करते हैं तो they always face towards the Mecca, सऊदी अरेबिया से वेस्ट की तरफ हिंदुस्तान में अगर है। So ये जो ऐसे अलाइनमेंट्स है ये I think is based on that. Probably वो हो सकता है उस तरह से। बिल्कुल। और मैम अगर हम टाइम के साथ जो इस जगह की कंडीशन की अगर हम बात करें तो आई थिंक अभी हम लोग देख सकते हैं कि हालत तो वैसे बहुत ज़्यादा ही खस्ता हो रही है, ख़राब हो रही है। हम लोग उसके बारे में वीडियो लेंगे हम लोग जो ऐड करेंगे। तो 1960s में एक गुजराती फिल्म निकली थी मेहंदी रंग लाग्यो, बहुत ही फेमस सॉन्ग। उसमें एक सॉन्ग है जिसको यहाँ पे पिक्चराइज किया है। तब इसकी कंडीशन बहुत अच्छी थी, इससे काफी बेहतर थी। आई थिंक सब लोग वो वीडियो जाकर देखना चाहिए। मैंने कहीं पे वो क्लिप रखी भी थी पर आई डोंट फाइंड इट एनी मोर। फिर मैंने ये बिफोर रेनोवेशन रेस्टोरेशन भी देखी है और आफ्टर रेस्टोरेशन ये जो आप अभी देख रहे हैं ह्यूमन वेंटिलाइजेशन की वजह से इसको डैमेज हमने यहाँ फेंसिंग भी लगवाया था। अच्छा, जब रेस्टोरेशन हुआ था ये हम बात कर रहे हैं 1990 नहीं ये 2006 के आसपास की बात है। 20 years before around. हाँ, तो soon after the restoration we opened it up one night for everybody who was connected to the Netherlands. Wow. We used to celebrate the Dutch Queen's birthday on the 30th of April. So one of those birthdays we celebrated. The party was on that side. एंड हमने इसको फुटबॉल ग्राउंड की तरफ की बात कर रहे हैं और वो ब्रिज से हम आते जाते थे कांकरिया से जो कनेक्टेड है। एंड हमने पहली बार ये साइट को लाइट किया था और शायद आखिरी बार होगा। आखिरी बार भी शायद हो सकता है, पता नहीं। अभी तक तो उसके बाद शायद दिखाई नहीं दी है। बहुत सुंदर लग रहा था और उसके इंजीनियर जो थे वो यहीं कहीं रहते हैं। अच्छा, तो उन्होंने मुझे रात को फोटोज भी भेजे और बताया कि ये हर रात को होता है तो बहुत सुंदर लगता है। मैं वही कहने जा रही थी, काश हमें भी उस तरह का नज़ारा शायद इस जगह का देखने और शायद मेंटेन भी ज़्यादा होता तो फिर पॉसिबल। सो 1997 से मैं यहाँ कुछ ना कुछ करती रही हूँ। पहले मैंने अर्थ फाउंडेशन के साथ ये पेविंग करवाया था, वॉकवे जो है। फिर पीछे हमने थोड़े बेंचेस लगाए थे बैठने के लिए, सिटिंग अरेंजमेंट था और हमने वो सब स्टाइल में किया था। वो लैंटर्न्स भी लगाए थे 4 ऐसे कोने पे। उसके बाद हमने डॉक्यूमेंट किया। उसके बाद आई वाज कॉन्स्टेंटली आफ्टर स्टेट गवर्नमेंट कि आप इसका कुछ करो। एंड सो 2005-06 के दौरान यहाँ काफ़ी काम हुआ है। जो आप ये देख रहे हैं ये साइट, ये
टूम है, ये वाला ये है, वाला जो पीछे सब- वाला हाँ, है, ये सारा जो काम दिखाई दे रहा इनको रेनोवेट किए गए थे क्योंकि अर्थक्वेक के टाइम इसके तो टुकड़े हो गए थे ऐसे। है। ओके। एंड काफ़ी हैवी रेनफॉल की वजह से आप आगे देखेंगे तो वो जो ब्रिक हाँ सर, दिख रहा है वो 23 थोड़ा इंच बड़ा था, 23 इंच बारिश वो जब हमारे यहाँ पर गिरी हाँ थी 21 धीरे इंच पे से धीरे थोड़ा गिरने लगी। गिरने लगा है। यहाँ भी जो ऐसे फ्लावर शेप के हैं और धंस भी रहा थे है। वो धंस गए हैं। यस यस। तो इन 2010-11 हमने डच कंपनीज को इकट्ठा किया, उन्होंने कुछ डोनेशंस दिए, डच एम्बेसी ने कुछ डोनेशंस दिए और हमने इसका स्ट्रेंथनिंग किया है ये स्लोप का। बिल्कुल। तो आप देखेंगे तो नेदरलैंड से जियो फैब्रिक आया था जो यहाँ पर जो इसके नीचे पत्तों के लगाया नीचे है। अभी पड़ा हाँ, हुआ होगा शायद और कहीं। उसके ऊपर पत्थर है, उस जियो फैब्रिक के ऊपर आप प्लांटेशन कर सकते हैं जो वो फैब्रिक को पकड़ के वो स्ट्रेंथ दे देगा Strengthen आपको, इसीलिए वो देगा, लगाने की हाँ। वजह। मैम अगर अपन हम एक हेरिटेज कंसल्टेंट के रूप में अगर आपसे मैं अगर पूछूं कि इन टूम्स के बारे में, इसके हिस्टोरिकल और कल्चरल इम्पोर्टेंस के बारे में, इंडिया और नेदरलैंड के बीच के रिलेशनशिप के बारे में, इस जगह का इम्पोर्टेंस देखते हुए इसे प्रिजर्व करना, मतलब इंडियन हो या डच गवर्नमेंट हो, क्या रोल रहता है? अगर हम बात करें इसे हमें एफर्ट किया जाना चाहिए इसको लेकर, या इसको समझने के लिए या इसको बचाने के लिए कोई ऐसी टेक्निक या मटेरियल? अगर अहमदाबाद का ग्रोथ हुआ है 17th-18th सेंचुरी में, बिल्कुल राइट, तो डच का बड़ा हाथ है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। और ये हमारी जॉइंट हिस्ट्री है। साझी विरासत है हमारी। हाँ, ये और कोई भी दूसरे देश से आए, उन्होंने कुछ ना कुछ यहाँ कंट्रीब्यूट किया होता है, कुछ ये यहाँ से ले गए होते हैं, एक्सचेंज बेसिकली। एक्सचेंज होता है, तो दोनों का ग्रोथ होता है। बिल्कुल बिल्कुल। डच लोगों ने एटलीस्ट इंडिया से तो चोरी नहीं की है, सुना ही तो नहीं देखा। हाँ, यहाँ से उन्होंने सिर्फ बिजनेस किया है, एक्सचेंज किया है। तो ये कॉमन हिस्ट्री है, कॉमन विरासत है अपनी, और हमें बताता है कि कई दूर से लोग ने आके यहाँ वो विकसित हुए हैं, बस ये उन्होंने इसको अपना लिया है और हमने। दफन हो गए। हाँ, और यहाँ दफन भी हुए, तो सदियों से यहाँ है ये लोग। बिल्कुल बिल्कुल, ऑलमोस्ट। तो ये हमें उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर मैम, अगर कोई इंसान अगर यहाँ पर आ रहा है इन हाँ। टूम्स को देखने के लिए या इस जगह को देखने के लिए, शायद हमारे जैसे बहुत सारे होंगे जो बड़े हिंदुस्तान मानने में तो कहूँगा कि अहमदाबाद के अंदर रहते हुए भी इस जगह के इतिहास के बारे में नहीं जानते। बहुत सारे लोगों को तो शायद ये जगह के बारे में पता भी नहीं होगा, नहीं पता और शायद कुछ लोगों को पता होगा तो ये पता नहीं होगा कि इसका इतिहास क्या है, ये एक्चुअली में है क्या। तो अगर वो लोग यहाँ पर आए, मैं अगर शायद कुछ लोग अगर वीडियो देखे, रील देखे, उनके थ्रू अगर ये पहुँचता है, तो अगर इस जगह को देखने के लिए आए तो उन्हें क्या देखना चाहिए? ऐसी कोई चीज़ या कोई स्पेसिफिक ऑर्डर में या कोई मेथड फॉलो, मतलब जिनसे उनको एक एक्सपीरियंस, एक मीनिंगफुल, उनका आना यहाँ पर एक मीनिंगफुल हो कि गुजरात के अंदर डच लोगों का कौन कौन सी या क्या जगह है जहाँ के बारे में इसको रिलेट कर सकते हैं, या ऐसा अगर आप हमें बताना चाहें तो। एक तो आपको पता चलेगा कि जो सूरत है, जहाँ टूम्स जो है थोड़े ज़्यादा यूरोपियन है और अलग शेप्स के भी है। फिर भरूच में है, वो भी दूसरे अलग शेप के हैं, वो शेप के अहमदाबाद में नहीं है। जो ये मुगल वगैरह ये जो है वो थोड़ा सा सूरत में है, पर बहुत अलग है। फन रेडर का जो मोस्ट बारोन फन रेडर, जिसका सबसे बड़ा टूम्ब है सूरत में, वो तो इतना शानदार बनाया है। उसको जब रेनोवेट कर रहे थे और लेयर निकाला था, तो नीचे से वर्मिलियन पेंट में इतने बड़े बड़े फ्लावर्स थे की पैटर्न थी उसके गोल फिरती हुई। नाइस। तो ASI's ऑफिस इज इन दैट लोकेशन, सो दे आर टेकन केयर ऑफ। यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये अब हमारी एक विरासत है जिसको आके हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए। हाँ। हमें ये इतिहास हमें जानने को मिले कि ये असल में है क्या। हाँ। तो अगर मैं आपसे कहूँगा, और ये लिविंग हिस्ट्री भी है, क्योंकि आज तक डच लोग आते हैं, उनकी ऑफिस यहाँ थी इतने सालों से। कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग जाते हैं, वापस आते हैं। कनेक्शन अभी तक जुड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक इट इज़ वेरी नाइस टू नो कि मेरा शहर एक मल्टीनेशनल शहर था, कॉस्मोपॉलिटन शहर था, जहाँ अलग अलग के लोग आए हैं
रहे हैं, इधर दफने हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हमें शायद इस चीज़ को संजोए रखना भी बहुत हाँ, ज़रूरी है। तो एक और स्टोरी है, मैंने ऐसे पढ़ा था कि एक बैरन था हाँ, डच नोबिलिटी का, उसको भी यहाँ भेजा गया था। डच से यहाँ पर घर वहाँ वालों ने कुछ नहीं बन रहा था, वुमनाइजिंग, दारू वारू कर रहा था, हाँ, तो उसको इधर भेजा गया कि जाओ तुम रिस्पॉन्सिबल बनो। बनो। पर वो आदमी तो ऐसे ही रहा, तो वो उसके दोस्तों के साथ अहमदाबाद हिंदुस्तान आने के बाद हाँ भी हर वीकेंड को पार्टी करता था। दोस्तों को बुला के वही। हाँ, तो जब वो गुजर गए, उनका जो मकबरा बना, हाँ, उसके 4 कोने पे भी पंच बोल्स बनाए गए। कॉकटेल बनाने के हाँ, लिए जो और बाउल। उसके दोस्त हर वीकेंड आके वहाँ पंच बनाते थे और उसके टूम पे बैठ के मजे लेते थे उसके साथ। मतलब वो जीते जी तो वही करता हाँ। रहा, उसके दोस्तों ने मरने के बाद उसका तो ऐसी कहानियाँ हैं। बच्चे हुए होंगे, ये जो बच्चे हैं, हाँ, ये जो छोटी-छोटी खबरें जो हमें दिखाई हाँ, देती है तो यानी बाय देन शायद ये लोकल विमेन के बच्चे होंगे या डच विमेन आई थी, वो पता नहीं, क्योंकि मैंने आज तक कोई नाम नहीं पढ़ा है जहाँ पे कोई औरत का नाम लिखा हो। वाह, तो ये सारी खबरों पर ज्यादातर जो Men, नाम दिखाई देते हैं हाँ, वो मेन के आदमी नाम के दिखाई हैं। देते हैं। हाँ, तो शायद वो शादी यहाँ हाँ। के लोकल से करते होंगे, तो शायद हिंदू हो तो उनको हाँ, जलाया गया हाँ। शमशान के अंदर, तो या क्योंकि उनके बच्चे थे मुस्लिम तो हो तो शायद कब्र में। यहाँ पे उनको दफनाया। यहाँ पर आ रहे हैं और मैं तो कहूँगा कि आइए इस जगह को देखिए, जानिए, समझिए और अपनाइए। एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि ये ना तो आर्मेनियन इतिहास है, ये ना तो डच इतिहास है, ये ना तो मुगल इतिहास है, ये हमारा इतिहास है। अहमदाबाद ये है। अहमदाबाद का इतिहास है, ये हिंदुस्तान का इतिहास है, ये आपकी, मेरी, हमारी सबकी साझी विरासत है। थैंक यू सो मच मैम आपका वक्त देने के लिए। थैंक यू रियली। मुख्तसर से वक्त का सफ़र है ये ज़िंदगी, माँ की कोख से शुरू, कब्र की कोख पर ख़त्म। इस मुख्तसर से वक्त में अपनी ख्वाहिशों और ज़रूरियातों को पूरा करने के लिए लोग कितनी जिद्दोजहद करते हैं। कुछ लोग इन ज़रूरियात और ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए 7 समुंदर पार करके अपने घर, अपनी ज़मीन, अपने लोगों को छोड़कर एक अनजान शहर में, एक अनजान देश में आके बस जाते हैं। और उनमें से कुछ लोग उन अनजान जगहों पर, उन अनजान ज़मीन की कोख में हमेशा हमेश के लिए दफन हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ लोग अहमदाबाद की ज़मीन में, एक अनजान शहर में आकर 400-500 साल पहले दफन हो गए, लेकिन आज भी इन ज़मीन पर उन अनजान लोगों के बीच में उनकी कब्रें, उनकी निशानियां मौजूद हैं, और शायद अनजान लोग इनकी निशानियों की देखभाल कर रहे हैं, इनको संभाल रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने इन निशानियों को उनकी निशानियां नहीं बल्कि हमारी हेरिटेज, हमारी विरासत समझी है, क्योंकि ये हम सब लोगों की साझी विरासत है। और इन साझी विरासत को हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाले लोगों तक पहुँचाएँ। इसी कहानियों के बारे में जो हमने बात की, इतने इंटरेस्टिंग किस्सों के बारे में हमने बात की है, ये किस्से मैं चाहता हूँ आप अपने दोस्तों तक, अपने जानने वालों तक पहुँचाएँ, जो कि ना कि डच हिस्ट्री है, ना कि अहमदाबाद की हिस्ट्री, ये बल्कि आपकी, हमारी सबकी एक साझी विरासत, साझी हिस्ट्री है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, इसके बारे में उन्हें बताइए और आइए इस जगह को देखिए। थैंक यू सो मच अपना वक्त देने के लिए, और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए अहमदाबादी एक्सप्लोरर की चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।